गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है उसका तीसरा पार्ट टाइप्स ऑफ ओनरशिप, उसका भी पहला पार्ट हम करेंगे। ये हम दो पार्ट में करेंगे। हेडिंग है टाइप्स ऑफ ओनरशिप, विभिन्न प्रकार के स्वामित्व। व्यावसायिक स्वामित्व से हमारा यहाँ संबंध है। इसकी हेडिंग ऐसे भी होती है कई जगह पर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के प्रकार। जिन दो प्रकारों को आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं उनमें से एक है सोल ट्रेडिंग और दूसरा है पार्टनरशिप, यानी एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार। हम इन दो को पढ़ने जा रहे हैं। जो अब तक हमने पढ़ा है वो हेनरी फेयोल के प्रबंध के 14 सिद्धांत। याद रखिए, फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत हमने पढ़ा, टेलर ने दिया। उसके लक्षण पढ़े, उसकी सिद्धांत पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़े, लाभ पढ़े, फिलॉसफी पढ़ी, दर्शन पढ़ा, मानसिक क्रांति का सिद्धांत पढ़ा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों टर्म्स में क्या सिमिलैरिटी है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ये हमने पढ़े। और अब हम आगे इस चैप्टर में बढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ ओनरशिप। देखिए, व्यापार या बिजनेस इंडस्ट्रीज में का क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें टाइप्स ऑफ ओनरशिप कई प्रकार की होती है। एक वर्गीकरण उसका होता है जिसमें होता है निजी और एक होता है सार्वजनिक। तो निजी में निगमित और अनिगमित, नॉन कॉर्पोरेटेड और कॉर्पोरेटेड। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग, एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार। सोल ट्रेडिंग को सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व व्यापार का वह स्वरूप है जिसे एक ही व्यक्ति प्रारंभ करता है, वही चलाता है, उसके लाभ हानि उसी के द्वारा वहन किए जाते हैं। जेएल हैंसन की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली responsible for providing the capital for bearing the risk of the enterprise and for management of the business। तो ये हमने एकाकी व्यापार की परिभाषा पढ़ी। एक व्यक्ति व्यापार चलाएगा, नंबर एक, वही प्रारंभ करेगा, नंबर दो, वही रन करेगा, नंबर तीन, नंबर चार, लॉस एंड प्रॉफिट वही बियर करेगा। अब इसके लक्षण इंग्लिश में भी लिखे हैं, मैं आपको हिंदी में भी समझा रहा हूं, अब समझें। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कैसे शुरुआत होती, कैसे बंद होता है। तो आपको बता दें कि सोल ट्रेडिंग में कोई भी कानून सेपरेट नहीं है जो कि इस प्रकार के व्यापार को गवर्न करता। सेपरेट कानून नहीं है। वैसे तो टैक्स कानून भी है, एनवायरमेंटल कानून भी है, सब है, पर कोई अलग से कानून, जैसे कंपनी प्रकार के व्यापार के लिए कंपनी एक्ट होता है, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी एक्ट है, परंतु सोल ट्रेडिंग के लिए कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है। So there is no separate law that governs sole proprietorship. Hardly any legal formalities are required to start a sole proprietorship business. तो बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता होती हो, बल्कि कुछ भी नहीं होती है। टैक्स लायबिलिटी है जो बियर करनी है। दूसरा, लायबिलिटी, उत्तरदायित्व। सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा लक्षण है असीमित दायित्व है। This implies that owner is personally responsible for payment of debts in the case of assets of business are not sufficient to meet all the debts। मान लीजिए कंपनी पर ऋण चढ़ जाता है तो उसको चुकाने की जिम्मेदारी इस प्रकार के व्यापार में व्यक्तिगत तौर पर उसके मालिक की है, तो असीमित दायित्व है। आगे हम देखेंगे एक प्रकार का व्यापार ऐसा भी होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें लायबिलिटी बहुत ही सीमित हो जाती है,
नंबर ऑफ शेयर्स अंशों के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। The risk of failure of business is borne all alone by the sole proprietor. However, if the business is successful, the proprietor enjoys all the benefits. जो व्यापार का अगर फेल हो जाता है, चल नहीं पाता है, तो पूरा का पूरी जिम्मेदारी स्वयं को उठानी पड़ती है, और अगर फायदा होता है तो पूरा पूरा फायदा भी स्वयं को उठाना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इस प्रकार के व्यापार का। कंट्रोल, the right to run the business and make all decisions lie absolutely with sole proprietor। कब चलाना है व्यापार, ये सब निर्णय स्वयं को लेना है। सरकार की कभी कोई बाध्यता आती तो आती है, अभी कोविड में जरूर थोड़ी बाध्यताएं हैं सरकार की कि दुकान कितने बजे खोलनी है और कितने बजे बंद करनी है, या नगर निगम, स्थानीय नगर पालिका या स्थानीय निकाय के कुछ रहते हैं कि इतनी बजे बाद दुकानें आप बंद कर देंगे, स्थानीय प्रशासन का भी रहता है। बाकी आपके वर्किंग आवर्स आपके हाथ में हैं। नो सेपरेट एंटिटी। देखिए, टाटा स्टील यदि कंपनी है तो वो एक वैधानिक इकाई है। टाटा स्टील पर आप केस कर सकते हैं, टाटा स्टील आप पर केस कर सकती है। आप पर्सन है, टाटा स्टील पर्सन नहीं है, लेकिन एक एंटिटी है, एक वैधानिक इकाई है। लेकिन एकाकी व्यापार कोई वैधानिक इकाई नहीं होती है। इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, एज द बिजनेस डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम ओनर। ये जो दुकान की पहचान है वही आपकी पहचान है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी एक और लक्षण है। लगातार इस प्रकार का व्यापार वो संभव नहीं है। द सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ सेल लिखा, इसको सोल पढ़ेंगे हम, गलत लिखा हो सही कर लेना। तो हाथ से जब नोट्स बनाए ना तो इन गलतियों को आप ठीक करा कीजिएगा। द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। एक व्यक्ति कंट्रोल करता है। देयरफॉर डेथ, यदि उसके देहांत हो जाए, फिजिकल अलाइनमेंट और बैंकरप्टी, यदि दिवालिया हो जाए, then sole proprietor will have a direct and detrimental effect on business and may even cause closure of the business। बंद भी हो सकता है इस प्रकार का व्यापार। देखें, फायदे देखें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में फायदों की हेडिंग लिखी हुई है। बहुत आसान भाषा में आप एक दो लाइनों में इनको विस्तार में समझा भी सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया तुरंत है, क्योंकि निर्णय एक ही व्यक्ति को लेना है और उसे किसी से पूछना नहीं है, तो जल्दी निर्णय होते हैं। और व्यापार में बहुत समय लगता है, क्योंकि या तो साझेदार होते हैं या शेयर होल्डर्स होंगे, वहां सबके सामने डिसीजन लेना पड़ता है। अगला, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना की गोपनीयता उच्चतम स्तर की होती है। व्यक्ति को खुद को किसी को नहीं बताए तो नहीं बताएगा वो, तो सिक्योरिटी हाईएस्ट मेंटेन होती है। कानूनी बाध्यता कोई है नहीं, तो बैलेंस शीट दिखाने की जरूरत नहीं, ऑडिट रिपोर्ट दिखाने की पब्लिकली जरूरत नहीं। फिर डायरेक्ट इंसेंटिव, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन है। आदमी को लगता है कि यार इससे जो भी फायदा होगा मेरा ही फायदा हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा इंसेंटिव से बहुत मोटिवेटेड होकर के वो काम करता है। फिर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, पूर्ण करने का भाव आता है कि हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं समाप्त कर रहा हूँ काम को, मैंने ये काम खड़ा किया है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, क्लोजर, प्रारंभ और बंद करना आसान है। ये मेरिट्स है, फायदे हैं। अब क्या संपूर्ण फायदे हैं क्या? नहीं, नुकसान भी। नुकसान आपके सामने लिखे हुए। लिमिटेड रिसोर्सेज, कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति की पूंजी की सीमा होती है। एक इवन बड़ा शोरूम भी नहीं खुल सकता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, इस प्रकार के व्यापार की उम्र भी बहुत कम होती है। बहुत ही उसके व्यक्ति के, जब तक वो स्वयं जिंदा है, जब तक स्वयं मोटिवेटेड है, जब तक उसको खुद को फायदा आ रहा है, उसको लगता है कि इस प्रकार का व्यापार करना चाहिए, तो रहता है। और लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, असीमित उत्तरदायित्व है। लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, जो प्रबंधकीय कौशल होता है उसकी सीमाएं होती हैं। इसी प्रकार से एक यहाँ लिखा नहीं है, पर एक महत्वपूर्ण लिमिटेशन है कि डिसीजंस जो होते हैं क्विक तो होते हैं, लेकिन डिसीजंस में लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, विशेषज्ञता का अभाव है, क्योंकि पैसे की कमी, गिव एक्स्ट्रा मनी टू हिम। तो इस प्रकार से निर्णय कोई बहुत अच्छे हो जाए वो जरूरी नहीं है।
सीमित पूंजी के कारण आधुनिक फैक्ट्री लगाना संभव नहीं है। अपरिमित दायित्व होता है, सीमित विस्तार होता है। मालिक की मृत्यु हो जाने पर यह कार्य करने में समर्थ होने पर आवश्यक नहीं है कि उसके उत्तराधिकारी उतनी ही योग्यता से व्यापार चलाएं। तो व्यापार या तो बिगड़ जाता है या उसका अंत हो सकता है। व्यक्तिगत सीमाओं निर्णय में विशेषज्ञता का अभाव भी रहता है। अब साझेदारी व्यापार, पार्टनरशिप बिजनेस, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था जिसमें वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी व्यापार को वैधानिक रूप से चलाने, अपना स्वामित्व रखने और उसमें होने वाले सामूहिक लाभ को प्राप्त करने के लिए निजी धन संपत्ति, श्रम और कुशलता का सामूहिक प्रयोग करते हों तो इसे साझेदारी व्यापार कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में इसकी परिभाषा दी हुई है। कंपनी अधिनियम के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 साझेदार हो सकते हैं और नॉन बैंकिंग व्यवसाय में 20 हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि फॉर बैंकिंग बिजनेस नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम इज रेस्ट्रिक्टेड टू 10 एंड नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर नॉन बैंकिंग बिजनेस रेस्ट्रिक्टेड टू 20। एक डेफिनेशन एल.एच. हेनी की दी हुई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स who have agreed to carry out a lawful business in common with a view to private gain। lawful business होना चाहिए। पार्टनरशिप अवैध और गैर कानूनी कामों में नहीं होनी चाहिए, जो आप फिल्मों में देखते ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स, लक्षण, फॉर्मेशन हम देखें, यही इसकी शुरुआत करना। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत इस प्रकार का व्यापार संचालित होता है। लायबिलिटी, दायित्व, द पार्टनर्स ऑफ फर्म हैव लिमिटेड लायबिलिटी, एक सीमित दायित्व होता है उनका, उसके कंपैरिजन में एकाकी व्यापार की वहां अनलिमिटेड दायित्व, यहाँ भी अनलिमिटेड है, लेकिन अभी थोड़ा कम लिमिटेड है। लेकिन अभी भी अगर हम कंपनी प्रकार के व्यापार को देखेंगे उनके मुकाबले तो लायबिलिटी अभी अनलिमिटेड है। Personal assets may be used for repaying debts in the case of business assets are insufficient। यानी व्यक्तिगत पूंजी भी जा सकती है कोई ऋण चुकाने के लिए यदि असमर्थता हो जाए तो। रिस्क बियरिंग, द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, द पार्टनर्स शेयर amongst themselves the responsibility of decision making and control of day to day activities। निर्णय लेना और नियंत्रण, कंटिन्यूटी, निरंतरता। पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टनर कैन ब्रिंग टू एंड ऑफ द बिजनेस। इस प्रकार के व्यापार में भी निरंतरता का एक रहता ही है, क्योंकि यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई सेवानिवृत्त होना चाहता हो, कोई बैंकरप्सी हो जाए, तो फिर इस प्रकार का व्यापार अंत हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट द फर्म इज 2। ये इसके लक्षण है। अब हम आगे, ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर, कंपनी व्यापार की तुलना में अभी भी बहुत आसान है, क्योंकि अभी भी हम वो वर्ड नहीं देख रहे हैं जो कंपनी व्यापार के प्रारंभ करने में चाहिए होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, या प्रोस्पेक्टस, या कुछ लीगल बाध्यताएं, ऐसी कोई भी यहाँ नहीं है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन सोल प्रोप्राइटरशिप की तुलना में संतुलित होंगे। मोर फंड्स एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, या तुलना सीधे सीधे से एकाकी व्यापार से, उसकी तुलना में ज्यादा पैसा है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, उसकी तुलना में रिस्क की भी शेयर हो रही है। एंड सिक्योरेसी, अब पार्टनरशिप फर्म को कोई लीगली कोई भी पब्लिकली कोई डॉक्यूमेंट को पब्लिश नहीं करना है, इसलिए सिक्योरेसी अभी भी बनी हुई है। एकाकी व्यापार की तुलना में ज्यादा, परंतु अन्य व्यापार की तुलना में वैधानिक और कानूनी प्रक्रिया अभी भी कम है, न्यूनतम है। एकाकी व्यापार की तुलना में अधिक पूंजी लगाई जा सकती है। एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदार अधिक होने से निर्णय बेहतर आ सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के शामिल होने से व्यापारी की क्षमता बढ़ जाती है। अधिकांश है प्रतिबंधों से व्यापार मुक्त रहता है, अधिकांशतः वैधानिक प्रतिबंधों से यह व्यापार मुक्त रहता है। लिमिटेशन, unlimited liability, partners are liable to repay debts even from their personal resources in case of business assets are not sufficient to meet its debts।
लिमिटेड रिसोर्सेज अभी भी बहुत बड़ा व्यापार नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लग सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे से झगड़ा होने की संभावना है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का अभी भी अभाव है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों में विश्वास कम रहता है इस प्रकार के व्यापार में। अपरिमित दायित्व रहता है, बड़े उद्योगों के लिए अधिक पूंजी जमा नहीं हो सकती है। कोई भी साझेदार अपने अंश को उस व्यक्ति को जो साझेदार नहीं है बेच नहीं सकता है। आपसी विश्वास और समझदारी की वजह से प्राय साझेदारी व्यापार असफल सिद्ध रहता है। किसी साझेदार की नीयत खराब होने से पूरे व्यवसाय को नुकसान रहता है। अब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखें, मोटे मोटे तौर पर कई प्रकार के पार्टनर, 4 प्रकार के पार्टनर मेन है। एक्टिव, सक्रिय, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, गोपनीय पार्टनर, नॉमिनल, नाम मात्र का पार्टनर। चारों के कुछ बातें बताई गई है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एक्टिव पार्टनर का कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल में, स्लीपिंग पार्टनर भी करता है, सीक्रेट पार्टनर भी करता है, लेकिन नॉमिनल पार्टनर को पैसा नहीं लगाता, उसका सिर्फ नाम होता है। जैसे बड़ा खिलाड़ी हुआ, उसका नाम अपने पार्टनरशिप में डाल दिया, उसके नाम से आप व्यापार करोगे तो आपको व्यापार चलने में सुविधा रहती है। एक्टिव पार्टनर का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है, स्लीपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करता है, सीक्रेट पार्टनर करता है लेकिन सीक्रेटली करता है, और नॉमिनल पार्टनर भी पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रबंधकीय निर्णयों में। शेयर्स इन लॉस एंड प्रॉफिट, एक्टिव पार्टनर होता है, उसको लाभ और हानि का शेयर मिलता है, स्लीपिंग पार्टनर को भी मिलता है, सीक्रेट पार्टनर को मिलता है। नॉमिनल पार्टनर जनरली डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। लायबिलिटी सभी की अनलिमिटेड है। अंतर देख लें, आखिरी स्लाइड हमारी। एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में, एकाकी व्यापार में सदस्यों की संख्या 1 होती है, साझेदारी में अधिकतम 20 और नॉन बैंकिंग के लिए, बैंकिंग व्यवसाय के लिए 10। एकाकी व्यापार की स्थापना सरल है, औपचारिकता कोई नहीं है, पर यहाँ पर कुछ औपचारिकताएं हैं साझेदारी व्यापार में। एकाकी व्यापार पंजीकरण का कोई अधिनियम नहीं है। साझेदारी व्यापार में साझेदारी अधिनियम 1932 है। एकाकी व्यापार में साधन सीमित होते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति को जुटाना पड़ता है। साझेदारी व्यापार में पूंजी प्रबंध कुशलता अपेक्षाकृत ज्यादा होता है क्योंकि कई साझेदार मिलकर के व्यवसाय चलाते हैं। निर्णय एकाकी व्यापार में तुरंत लिए जा सकते हैं, परंतु निर्णय में विशेषज्ञता का अभाव होता है। साझेदारी व्यापार में निर्णय में थोड़ी देर होती है, लेकिन निर्णय अधिक सूझबूझ से लिए जा सकते हैं। एकाकी व्यापार में गोपनीयता बनी रहती है। साझेदारी व्यापार में कई साझेदारी होने के कारण व्यावसायिक गोपनीयता कम हो जाती है। इसी के साथ